वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम नई क्लास जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी, उसका पहला अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अध्याय का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। तो हम पहले बात कर लें कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे। तो उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि उनके उद्देश्य क्या थे। जो उनका उद्देश्य कोई मौलिक संविधान निर्माण करने का नहीं था, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य था उनका जिसमें वो व्यवहार में ला सके, प्रयोग में ला सके। और हमने पूरी दुनिया के जो सफल संविधान थे उसका अध्ययन किया था। भारत की उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार हमने इसे निसंकोच ग्रहण कर लिया था। इस कारण भारत का संविधान समझने में जटिल हो गया था और सभी संविधानों का सम्मिश्रण एक रूप बन गया था। इसीलिए आलोचकों का मानना था कि उधार ली गई वस्तुओं का थैला मात्र है, संकलन मात्र है। इसीलिए भद्दा, जटिल और बेमेल बन गया था। आगे हम बात करते हैं कि इसे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इसके सोर्स कौन कौन से हो सके। तो पहले हम डिवाइड करेंगे जन्म संबंधी स्रोत के बारे में, दूसरा है विकास संबंधी। पहले हम बात कर लेते हैं जन्म संबंधी स्रोतों के बारे में। तो नाम से प्रतीत है कि उस समय जो संविधान निर्माण करते समय प्रभावशाली थे की सहायता ली। यह स्रोत देसी विदेशी दोनों थे। तो हम पहले बात करते हैं विदेशी स्रोत कौन कौन से थे। तो पहला है विदेशी जो संविधान था उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो विदेशी संविधान थे उनमें से हमने ब्रिटेन के, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान को भारतीय संविधान में जगह दी। इनमें से मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका का संविधान का प्रभाव पड़ा। पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान का क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने कानून की व्यवस्था ली कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा। संसदीय प्रणाली हमने इससे ग्रहण की। भारतीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसे हमने ग्रहण किया था। और हमने यह भी ग्रहण किया कि भारतीय लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होगी। अगला है जो हमने ब्रिटेन का सम्राट है उसकी तरह हमने भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक मुखिया के रूप में प्राप्त किया था। आगे बात करते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, इसकी व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली। आगे हमने अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद को भी ग्रहण किया। आगे बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व हमने इसमें शामिल किए। यह सिद्धांत राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के निर्देश तथा इसमें संविधान में शामिल किए गए। अगला है हमने यह भी ग्रहण किया कि जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षित सीट की गई संसद में तथा राज्य विधान मंडलों में और उन्हें मनोनीत किया गया। अगला देश है कनाडा। तो हमने कनेडियन संविधान से क्या प्रभाव हुआ हमारे संविधान पर। तो हमने इसमें संघ के स्थान पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करते समय अवशेष शक्तियाँ केंद्र को सौंपी गई। इसकी व्यवस्था भी हमने कनाडा के संविधान से ली थी। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया। समवर्ती सूची हमने ग्रहण की थी और अंतिम शक्ति केंद्र के पास निहित होगी। यह व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की थी। आगे बात करते हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान का 2/3 जो भाग है वो 1935 की भारत सरकार अधिनियम से ऐसा कैसा उतार लिया गया है और कई स्थानों पर हमने इसमें आवश्यक संशोधन भी किए हैं। हमने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्य के परस्पर संबंध, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ आदि इन उपबंधों को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ग्रहण किया। नए संविधान जो बना था उस समय इसके विषय, उपबंध, व्यवस्था तथा भाषा बहुत सी एक रूपता थी। मतलब कि हमने जब ग्रहण किया तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी भाषा, विषय, उपबंध, व्यवस्था इससे संबंधित लग रही थी। फिर भी इन दोनों में मौलिक अंतर था, यह एक दूसरे से अलग थे। उल्लेखनीय यह होगा कि यह अधिनियम जनता की इच्छा के विरुद्ध विदेशी सरकार द्वारा बनाया गया था। विदेशी सरकार ने यह इसलिए बनाया था महिलाओं को तथा गरीब व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसमें जब यह नया बन रहा था तो इसमें संविधान की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा रहा था तथा जनता की इसमें अनुमति प्राप्त थी। तथा इसमें एक चीज़ और ऐड की गई थी जिसमें वयस्क मताधिकार को इसमें जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं 1948 का मसौदा संविधान क्या कहता है।
तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 21 फरवरी 1948 को विधानसभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह प्रस्तुत की थी तथा उस समय 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। इस मसौदा संविधान में काफ़ी वाद विवाद हुआ तथा अंत में सदस्यों के द्वारा लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 प्रस्तावों पर विचार हुआ तथा कई संशोधन के द्वारा इसमें स्वीकार कर लिए गए। अंत में जो संविधान निर्मित हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे, 9 अनुसूचियाँ थीं। इनमें से अधिकांश अनुच्छेद मसौदा संविधान से लिए गए थे। आगे बात करते हैं विभिन्न समितियों की रिपोर्ट। तो पहली समिति थी संघीय शक्ति की समिति की, जो बताता है कि केंद्र के पास क्षेत्राधिकार में कितनी शक्तियां हैं। अगला है संघीय संविधान की समिति, उससे अगला है प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, चौथा है अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति। आगे बात करते हैं पांचवा संविधान सभा के वाद विवाद तथा इसकी रिपोर्ट। तो मुख्यतः A.K. गोपालन का मुकदमा इसमें मुख्य भूमिका निभाता है कि उस समय मद्रास हाई कोर्ट ने यह व्याख्या की थी कि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की थी। आगे बात करते हैं विकास संबंधी स्रोतों के बारे में। नाम से प्रतीत होता है कि हमने समय के अनुसार उसे ग्रहण किया, यानी कहने को ऐसा नहीं, आपने सुना होगा कि जब हम कहते हैं कि हमें समय के अनुसार बदलना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए, तो ऐसा ही इसमें बताया गया है कि संविधान जब हमने बनाया तो विकास संबंधी स्रोत हमने कौन कौन से ग्रहण किए। पहला है संसद द्वारा निर्मित अधिनियम। संविधान की बहुत सी बातों का पता संसद द्वारा निर्मित विभिन्न अधिनियमों से चल जाता है। संविधान में बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्होंने संसद के विस्तार की बात निश्चित कर दिया है। इसके अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से भी संविधान की बहुत सी बातें निश्चित हुई है। इस अधिनियमों को की जो व्यवस्था है उसके अधिनियम इस प्रकार है। पहला है निरोधक नज़रबंदी अधिनियम। इसके अनुसार जो देश के प्रति बुरा सोचते हैं उसे इसके द्वारा रोका जा सकता है। अगला है जनप्रतिनिधि अधिनियम। तीसरा है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम। चौथा है भारतीय नागरिक अधिनियम। पांचवा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। छठा है सरकारी भाषा अधिनियम। सातवां है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। आठवां है विशेष न्यायालय संबंधी अधिनियम। नौवां है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम। 10वां है दूसरा संशोधन करके राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम। आगे बात करते हैं न्यायिक निर्णय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन किया गया। अमेरिका की तरह भारत में भी न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। कभी कभी न्यायालय इसकी व्याख्या करते समय एक नया कानून या फिर इसमें संशोधन कर सकता है। इसमें मुख्य से जो निर्णय है उसके बारे में बताया गया A.K. गोपालन का मुकदमा। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने यह व्याख्या की थी कि कानून का निर्माण कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन उसका पालन हमें सही ढंग से करना होगा। अगला था गोलकनाथ मुकदमा। इसमें क्या था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकता। अगला है केशवानंद भारती का मुकदमा। संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी। मिनर्वा मिल मुकदमा। इसमें क्या था कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं होगा, इसकी व्याख्या की गई थी। सुनील बत्रा के मुकदमे के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया था कि जेल के कैदियों की खराब स्थिति तथा उसमें होने वाले घोटाले के बारे में सुनील बत्रा ने एक सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था। अगला है इंद्रसानी मुकदमा। इसमें क्या बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन वर्तमान स्थिति में कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50% से अधिक आरक्षण दिया हुआ है। संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय संवैधानिक कानून पर लिखी गई ग्रंथ है। संवैधानिक विशेषज्ञों में यह नाम है। आदि के समय जो विशेष व्यक्ति थे उन्होंने अपने ग्रंथ के अनुसार इसमें छोटे से छोटा तत्व जोड़ा है, जिसमें इसकी व्याख्या की गई है कि संविधान कैसे निर्मित किया गया, उसमें क्या आवश्यक संशोधन किए गए, इसकी और क्या ज़रूरत हो सकती है। तथा इसमें मुख्य रूप से डाइसी की एक पुस्तक है जिसका नाम है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान का सूक्ष्म पहलू के बारे में बताती है। आगे बात करते हैं संवैधानिक संशोधन
तो अभी तक संविधान में सैकड़ों अनुच्छेद में संशोधन किया जा चुका है। इन संवैधानिक संशोधन जब 1950 में लागू हुआ था, उससे अब तक इसकी रूपरेखा में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू किया गया था, तो उस समय भारतीय संघ को इकाइयों में नहीं बल्कि A, B, C तथा D 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित किया गया था। उस समय जो संघीय क्षेत्र था उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा भारतीय संघ की इकाई को पुनर्गठित करके राज्य की 4 सूत्रीय जो वर्गीकरण थे, जिसका नाम A, B, C तथा D था, उसको समाप्त कर दिया गया तथा इसमें संघ के 14 राज्य तथा 6 संघीय क्षेत्र कायम किए गए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र है, यानी UT है। भारतीय संविधान में किए गए अनुच्छेदों की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन आवश्यक किया गया, किंतु संविधान के पहले, चौथे, 7वें, 15वें, 19वें ये सभी जो हुआ था संशोधन, इसमें संविधान के मुख्य रूप में परिवर्तन किया जा चुका है। हम ऐसा कहने का कोई संकोच नहीं है कि संविधान जो संशोधन प्रक्रिया है उसके अध्ययन के बिना भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। हमें सबसे पहले इसके जो संशोधन प्रक्रिया था उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम भारतीय संविधान के अध्ययन को प्रारंभ कर सकते हैं। लास्ट है परंपरा। मुख्यतः आप समझ सकते हैं कि परंपरा यानी पुरानी समय से चली आ रही, यह मुख्य रूप से उन देशों के लिए मान्य है जिसमें अलिखित संविधान है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इसलिए वहाँ की परंपरा चली आ रही है कि हम मान लीजिए कोई एक पद है, उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है उस राज्य का होगा या नहीं होगा, उसकी व्यवस्था की गई है, यानी उसके द्वारा चुना गया व्यक्ति उस राज्य का होगा या और किसी राज्य का या देश का। तो यह एक प्रकार की व्यवस्था प्रथा के अनुसार चलाई जाती है, जो उनके मन के अंदर लिखित संविधान है, न कि एक पुस्तक के ऊपर उतारा गया संविधान। ऐसा ही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, उदाहरण के रूप में बताया है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर विरोधी दल के सदस्य को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। लास्ट है, लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति पर जो सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त करके आया है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।